नमस्कार बच्चों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट हिल कॉलेज बस्ती से। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नीट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपका काउंसलिंग प्रोसीजर हम एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने तरह की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के कितने राउंड्स होते हैं, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आपने कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, फी पेमेंट का क्या प्रोसेस होता है। मतलब काउंसलिंग से हम एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपको सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। बच्चों, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपने 50 परसेंटाइल स्कोर किया है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और ये जो स्कोर है ये 2021 के लिए 138 मार्क्स है। मतलब कि अगर आपने 138 मार्क्स स्कोर किए हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, दोनों के लिए। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये 40 परसेंटाइल है और ये जो मार्क्स हैं ये 108 मार्क्स है। मतलब कि 108 मार्क्स अगर आप इस कैटेगरी में पा रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये 2021 का आपका डाटा है रिजल्ट आने के बाद। अब अगला स्टेप हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग। ये बच्चों की नीट काउंसलिंग, ठीक है। आपकी जो नीट काउंसलिंग है वो दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। दोनों काउंसलिंग में फर्क क्या है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो आपकी नेशनल लेवल पे होती है। स्टेट काउंसलिंग ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो भी सीट्स होती हैं या जो भी रूल्स होते हैं वो कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब आप किसी भी स्टेट में हैं, आप कुछ किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में हो तो आपके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग कॉमन होगी, सारे रूल्स कॉमन होंगे। स्टेट काउंसलिंग जो होता है, आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप स्टेट काउंसलिंग कराते हैं और अगर आपके पास किसी स्टेट का डोमिसाइल है तभी आप वहां की काउंसलिंग करा सकते हैं। या आपने क्लास 11 और क्लास 12, अगर आपने क्लास 11 और क्लास 12 वहां से किया हुआ है उस स्टेट से, तब आप वहां की स्टेट काउंसलिंग करा के वहां की मेडिकल सीट ले सकते हैं। आप एक साथ दो स्टेट्स की काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ठीक है बच्चों। डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट स्टेट, मतलब हर एक स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं। कहीं पे कुछ नई रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है, कहीं पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेट का अपना माजरा है, ठीक है। स्टेट इसको डील करता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग को आपकी एमसीसी डील करती है। एमसीसी क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। ये एक कॉमन कमेटी है जो आपकी ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग कराती है सबके लिए। किसके लिए? नीट यूजी के लिए, नीट पीजी के लिए और सुपर स्पेशलिटी के लिए। सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, मतलब आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो आपकी एमसीसी है ये आपकी ये तीनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है इसमें आपकी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट्स, उनकी 100% सीट्स आपकी पार्टिसिपेट करती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। जैसे कि बीएचयू, एएमयू और यहाँ पे एएफएमसी लिखा हुआ है, ठीक है, अलग कलर से लिखा हुआ है। एएफएमसी का आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो एमसीसी के पोर्टल पे होता है। एक अलग पोर्टल होता है एमसीसी का रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। 1000 रुपए आपको फीस देनी होती है और इसकी लिस्ट फिर स्क्रीनिंग के लिए एक लिस्ट आती है। फिर वो बच्चे फर्दर एएफएमसी पुणे जाते हैं, वहां पे फर्दर उनका एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जितने भी एम्स हैं, अभी तक 19 एम्स हैं आपके, ठीक है। 20वां एम्स में भी डाउट है इस साल से ओपन होगा नहीं होगा, एम्स मदुराई तमिलनाडु में। बट आपके 19 एम्स हैं, इनकी जितनी भी सीट्स हैं ये आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। जिपमर, ठीक है,
जिपमर जो कॉलेज है इसके 2 कैंपस है, एक पौंडीचेरी में, एक कराईकल में। यहाँ दोनों की काउंसलिंग भी होती है। 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जाती है। 15% सीट्स ऑफ ऑल स्टेट कॉलेजेस। इसका क्या मतलब बच्चों? इसका ये मतलब है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल के अंडर आती है। वैसे आपका अगर केजीएमसी है, ठीक है, आपका मोतीलाल नेहरू है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसके अलावा आपका है एक इंस्टीट्यूट, रांची इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स झारखंड, ठीक है, वो है, तो वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, आई एम सॉरी, रिम्स जो आपका है वो इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट का कॉलेज है, ठीक है। वैसे ही आपका बीएचयू जो है वो सेंट्रल है, एएमयू आपका सेंट्रल है, केजीएमसी की बात करेंगे तो स्टेट का कॉलेज है। मतलब ऐसे जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती हैं, ठीक है। एंड बाकी की जो स्टेट की सीट्स है 85% सीट्स वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए लिखा हुआ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मतलब कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं बट वो खुद को, उनके पास अपना एग्जामिनेशन क्राइटेरिया रखने का, एग्जामिनेशन कराने का जिनके पास अथॉरिटी होती है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं और इनकी फीस हाई होती है, ठीक है। डीम्ड इसलिए है कि वो इंडिपेंडेंट है अपना एग्जामिनेशन लेने के लिए, ठीक है, और वो खुद में एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, कहीं से उनका कोई एफिलिएशन नहीं होता है, इसलिए उनको डीम्ड बोलते हैं। एंड इनकी फीस काफी हाई होती है। तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है इनकी भी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों काउंसलिंग राउंड्स की, ठीक है, कि जो आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है उसमें कितने राउंड्स होते हैं और काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करती है। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है www.mcc.nic.in, ठीक है। ये वो वेबसाइट है बच्चों जहां पे आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंप्लीट होती है, पूरा प्रोसेस यहीं से होता है, ठीक है। होता क्या है, जब आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है जो कि हो चुका है, इसके 7 से 10 दिन के बाद एमसीसी की वेबसाइट पे ही आपको काउंसलिंग के लिए पहला नोटिफिकेशन आता है। एंड उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग जो की उसकी 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। ये 4 राउंड्स में आपकी एमसीसी की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो अभी जो आपकी एमसीसी की वेबसाइट है आप उसको अगर खोलोगे तो वहां पे वो भी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। एंड हम वेट कर रहे हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। ओके, काउंसलिंग की जो राउंड्स हैं, एक होता है आपका राउंड 1, फिर होता है राउंड 2, फिर होता है मॉप अप राउंड, फिर होता है स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। इन 4 राउंड्स में काउंसलिंग होती है। इसमें बच्चों आप ये चीज देखो, जो आपका मॉप अप राउंड है, जो आपका राउंड 1 और राउंड 2 है, ये फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, मतलब जिन भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस का मैंने नाम बताया पिछली स्लाइड में, उन सब की काउंसलिंग होगी राउंड 1 में और राउंड 2 में, और सीट्स भरी जाएंगे। मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है बच्चों, ये आपका जो 15% ऑल इंडिया को 15% जो सीट्स आपकी मेडिकल कॉलेजेस की, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है, उनकी सीट्स पे नहीं होता है। होता क्या है कि राउंड 1 होता है, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, फिर आपका राउंड 1 होता है ऑल इंडिया के सबसे पहले, फिर आपका होता है राउंड 1 स्टेट का, ओके, फिर आपका राउंड 2 होता है ऑल इंडिया का, एआई मतलब ऑल इंडिया, फिर आपका होता है राउंड 2 स्टेट का, ठीक है। राउंड 2 जब स्टेट का होता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद जैसे राउंड 2 जब ऑल इंडिया का होता है ना, आप यहां देखो, जब राउंड 2 ऑल इंडिया का हो जाता है यहां पे, ठीक है, तो ये जो 15% सीट्स हैं स्टेट कॉलेजेस की, अगर वो सारी की सारी फिल हो गई, मान लो किसी कॉलेज में, मान लो आप किसी कॉलेज में 100 सीट्स थी, ठीक है, ये स्टेट का कोई कॉलेज था, वहां की 15% सीट्स चली गई ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, मतलब 15 सीट्स चली गई। अब मान लो ऑल इंडिया का जब राउंड 2 खत्म हुआ, तब उस समय उस कॉलेज की 12 सीट्स भरी 15 में से, 12 आउट ऑफ 15, ठीक है, 12 सीट्स भर गई, 3 सीट्स बच गई। तो ऑल इंडिया के राउंड 2 खत्म होने के बाद वो जो 3 सीट्स बची हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं स्टेट को, ठीक है। वो 3 सीट्स वापस स्टेट काउंसलिंग में चली जाती है, मतलब स्टेट के पास अभी तक 85 सीट्स थी प्लस 3,
तो मतलब ये टोटल हो जाता है 88 सीट्स। स्टेट के पास 88 सीट्स हो जाती हैं और राउंड 2 जब स्टेट का होता है तो उसमें वो सीट्स बढ़ जाती हैं और इस तरह से कोई भी सीट स्टेट की वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये जो राउंड 1 और राउंड 2 ये सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद आपका होता है मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये दोनों राउंड्स होते हैं, ये 15% स्टेट मेडिकल सीट्स पे नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं में ये काउंसलिंग प्रोसीड करती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड है काउंसलिंग का, ये ऑनलाइन मोड में चलता है। ठीक है, ये काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है। लेकिन जो आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड है बच्चों, जो आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये ऑफलाइन मोड में चलती है। ओके, आपको हर कॉलेज में जाके, अब मान लो अगर एम्स देवगढ़ में कोई सीट बच गई मॉक अप राउंड के बाद, तो वहां पे आपको जाके उस कॉलेज में फिजिकली जाके आपको सीट लेनी पड़ती है। इसीलिए स्टे वैकेंसी राउंड की कभी भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आए, तो उसमें आपको बहुत एक्टिव होकर सीट उठा लेनी होती है। ओके, तो ये हो गए काउंसलिंग राउंड्स के बारे में। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करती है। ये हर स्टेट के साथ होता है कि राउंड 1 ऑल इंडिया का होता है, फिर राउंड 1 स्टेट का होता है, फिर राउंड 2 ऑल इंडिया का होता है, फिर राउंड 2 स्टेट का होता है। ओके, आगे बच्चों फर्दर देखते हैं स्टेप्स क्या क्या है काउंसलिंग के। ठीक है, काउंसलिंग किस तरह से प्रोसीड करती है आपको मैंने वेबसाइट ऑलरेडी बता दी है, www.mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आप सबसे पहले क्या जाओगे, आप सेलेक्ट करोगे नीट यूजी काउंसलिंग। एमसीसी की वेबसाइट पे आप सेलेक्ट करोगे नीट यूजी काउंसलिंग। उसके बाद आप पहला स्टेप करोगे, नंबर 1 स्टेप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप खुद का रजिस्ट्रेशन करोगे, पासवर्ड जनरेट करोगे, जनरेशन ऑफ पासवर्ड। ओके, इसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करोगे एंड फी पेमेंट करोगे। फी पेमेंट की सारी डिटेल्स मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। लास्ट में क्या होता है, चौथा स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब आपने एक बार चॉइस की फिलिंग कर दी, चॉइस भर दिया आपने एंड देन लॉक कर दिया एंड लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब बच्चों आप एक एक स्टेप को बारे में आराम से समझो। रजिस्ट्रेशन आपने समझ लिया, रजिस्ट्रेशन एक इजी प्रोसेस होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी आप वो सारी डिटेल्स भरोगे, एक पासवर्ड जनरेट करोगे और वो पासवर्ड आप याद कर लोगे या कहीं लिख के रख लोगे एंड किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके, सेकंड स्टेप आपका था फी पेमेंट। फी पेमेंट के डिटेल्स आपके सामने है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग सीट्स उठाना चाहते हो, ओके, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है, आपकी दो तरह की फीस होती है, एक होती है रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। तो गवर्नमेंट की अगर आप काउंसलिंग में चाहते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो 1000 की उसकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है और 10,000 रुपए की रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, मतलब टोटल जो फी पेमेंट करना होता है वो हो जाती है 11,000। वैसे ही ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट है तो उसके लिए नॉन रिफंडेबल फीस 500 और रिफंडेबल फीस 5,000। तो 5,500 टोटल फीस यहाँ पे फी पेमेंट करनी होती है। वैसे अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग चाहते हैं, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपके लिए फीस क्या होगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए नॉन रिफंडेबल फीस 10,000 और रिफंडेबल फीस 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए। वैसे ही ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच नॉन रिफंडेबल फीस 5,000 और रिफंडेबल फीस 2 लाख। आप ये पूछोगे कि अगर फीस रिफंडेबल ही है तो फीस लिया ही क्यों जा रहा है। बच्चों ये फीस इसलिए ली जाती है, ये जो 2 लाख फीस है या यहाँ पे 5,000 और 10,000 ये जो फीस है, ये फीस इसलिए ली जाती है आपसे ताकि आप अगर काउंसलिंग में कोई सीट छोड़ दो, मतलब आपको सीट अलॉट हो गई सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आप सीट छोड़ोगे तो कोई बात नहीं है एमसीसी के। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में सीट आपको मिली और आपने सीट छोड़ दी तो आपकी जो रिफंडेबल फीस है ना, ये आपको नॉन रिफंडेबल हो जाएगी। मतलब ये फीस आपको नहीं मिलेगी, ये जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है ये आपको फोरफिट हो जाएगी, ये मनी आपको नहीं मिलेगा। काउंसलिंग बच्चे ऐसे कई बार ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं
स्पेशली डीम्ड वाले बच्चे एंड इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं वो भी, और 10,000 5,000 का नुकसान करते हैं एंड डीम के बच्चे तो सीधे 2 लाख का नुकसान करवा बैठते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप काउंसलिंग को बहुत सावधानी से करें और कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप एक्सपर्ट्स की मदद ले लें, ठीक है। 2 लाख रुपए वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक नॉमिनल से फीस देके अपनी काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट से करवा लें, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट के लिए आपकी रिफंडेबल फीस इतना है, नॉन रिफंडेबल ये है, डीम्ड के लिए ये है। अगर आपने डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप गवर्नमेंट के लिए भी अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डीम्ड के लिए अगर फी पेमेंट किया, गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी चाहते हैं। मान लो किसी बच्चे का मार्क्स अगर आ रहा है 604, ठीक है, राजस्थान स्टेट से है, 604 नंबर आ रहा है, वो सोच रहा है कि ठीक है मैं ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग कराता हूँ क्योंकि स्टेट पे तो मुझे एकदम ना के बराबर चांसेस है, हो सकता है ऑल इंडिया मुझे कोई सीट मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। मान लो उसके बच्चे का 605 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये सोच रहा है कि हो सकता है ऑल इंडिया में सीट मिल जाए, स्टेट में तो नहीं मिलना है, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचेगा ठीक है मैं गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग कराता हूँ और मैं डीम की भी काउंसलिंग कराता हूँ, अगर गवर्नमेंट सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं डीम्ड सीट ले लूंगा। तो ऐसे में वो बच्चा ये वाली फीस जमा करेगा, ठीक है। अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो 10,000 नॉन रिफंडेबल फीस और रिफंडेबल 2 लाख, मतलब वो 2,10,000 रुपए फीस जमा करेगा। और जो फी पेमेंट होती है सिर्फ ऑनलाइन मोड में होती है, ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट होती है, ठीक है बच्चों। फर्दर आगे चलते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, पहला स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप था फी पेमेंट, तीसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, ठीक है। ये जो स्टेप है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग में, और इसी स्टेप को अगर हम कायदे से करते हैं तो आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000, आपकी ऑल इंडिया रैंक है 1000, ठीक है। आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे कि आप कॉलेज का एक प्रेफरेंस ऑर्डर दोगे 1000 रैंक पे जब आप चॉइस फिलिंग करोगे। मान लीजिए आपने 10वें नंबर पे कोई कॉलेज रखा था, मान लीजिए आपने 10वें नंबर पे केजीएमसी रखा था, ठीक है। 11वें नंबर पे आके आपने कोई और, मान लीजिए आपने इंदौर का कोई कॉलेज रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपका चॉइस फिलिंग होगा, 1 नंबर पे आप एम्स दिल्ली रख दो, सेकंड पे आप कोई और कॉलेज है मौलाना आजम रख दो, थर्ड पे आप वीएमएमसी रख दो, ठीक है। ऐसे करते 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 आपने प्रेफरेंस की अपनी ऑर्डर बनाया हुआ है। 10th नंबर पे आपने मान लीजिए रखा है, 10th पे आपने रखा है केजीएमसी, 11th पे आपने रख रहा है इंदौर का, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, 1000 बच्चे की ऑल इंडिया रैंक है, मान लो 9वें पोजीशन तक, ठीक है। वो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जिसकी वजह से सीट के अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। क्या होगा कि पहले तो फर्स्ट रैंक वाले को कॉलेज अलॉट होगा, सेकंड वाले को होगा, थर्ड, ऐसे करते 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 1000वीं रैंक तक आएगा, ठीक है। अब 1000 जिसका रैंक है उस बच्चे की अगर हम बात करें, उसने एक प्रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है और उसको लॉक किया हुआ है। मान लो जो 9वें नंबर पर उसने जो भी कॉलेज रखा था, ठीक है, मान लीजिए उसने 9वें नंबर पे न्यू दिल्ली मेडिकल एनडीएमसी रखा था, मान लेते हैं कि तब तक उस कॉलेज में सीट्स भर गई, कोई सीट नहीं बची है। फिर उसके बाद जो 10वां प्रेफरेंस है वो वहां पे आएगा, ठीक है, वहां चेक करेगा कि केजीएमसी में सीट बची है कि नहीं। मान लेते हैं केजीएमसी और इंदौर में दोनों में सीट्स बची हैं, बच्चे ने 10th प्रेफरेंस केजीएमसी रखा है, तो 10th वाला प्रेफरेंस जो है उसका केजीएमसी, अगर वहां पे सीट बची है तो बच्चे को सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। मान लो अगर यही प्रोसेस रिवर्स है, ठीक है, बच्चे की यही 1000 रैंक है, उसने अपनी उसने क्या हुआ है कि उसने अपनी 10th प्रेफरेंस पे इंदौर रखा है और 11th प्रेफरेंस पे उसने केजीएमसी रखा है, ओके। अब क्या होगा, मान लो दोनों कॉलेज में सीट्स खाली हैं, तो पहले वो 10th तक आएगा एंड इंदौर में अगर सीट्स खाली है तो बच्चे को इंदौर अलॉट हो जाएगा, ठीक है, और केजीएमसी अलॉट नहीं होगा, केजीएमसी अलॉट नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी जो है ये कॉलेज अलॉटमेंट होती है, किसके बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे और प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है। देखो मैंने लिखा है कॉलेज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, और प्रेफरेंस ऑर्डर। इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर भरना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, सही तरीके से भरना प्रेफरेंस ऑर्डर जरूरी होता है।
मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, वन कैन फिल एज मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल। जब आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग करोगे तो वहां पे आपको 286 ऑप्शंस मिलेंगे, 286 इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, ठीक है, 286। उसमें आपके मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी होंगे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस भी होंगे। कितने ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनके ऑलमोस्ट सेम नाम होते हैं, ठीक है, कितने कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्ड्स होता है, ठीक है, कितने कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां की फीस, जहां की गवर्नमेंट कॉलेज है बस वहां की फीस जो है वो पर एनम 4 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में अपने लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस रैंडमली चॉइस फिलिंग कर दी। कोई भी ऐसा मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया जहां की फीस 4 लाख पर एनम है, अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में अलॉट हो गया तो आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा की है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो चॉइस फिलिंग को लेके। अगर नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपको रिवर्ट बैक करेंगे और एग्जैक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे और काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि काउंसलिंग में आप जितनी मर्जी चाहे उतनी चॉइसेस भर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतनी चॉइस भरनी है। लास्ट में लॉकिंग इज मस्ट, मतलब चॉइसेस की लॉकिंग आपको एक पर्टिकुलर दिन प्रोवाइड किया जाता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की हुई है आप उसको लॉक कर दें। एक बार जब आप उसको लॉक कर देंगे तो बच्चों आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपने प्रेफरेंस को। जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपने सेट किया है वो कंफर्म हो जाता है, तो लॉकिंग जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या हो गया काउंसलिंग का, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब रिजल्ट आ जाता है तब उसके बाद क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ओके, कॉलेज अलॉट हो गया तो आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आप वहां पे कॉलेज जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, वहां जाके आप एडमिशन ले लेंगे, ओके। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है वो मैं आपको यही बता दूंगा ताकि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको ढूंढवा ले, किसी डॉक्यूमेंट में करेक्शन है तो करेक्शन करवा लें, ओके। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, अगर कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं तो आप एडमिशन ले लें, ठीक है। एंड फर्दर अगर मान लो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, राउंड वन ऑफ एमसीसी, अगर एमसीसी काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था तो आप राउंड 1 के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको जो कॉलेज मिला तो आप जाके एडमिशन ले लें, ठीक है। आप एडमिशन अपना ले लें एंड देन उसके बाद आपसे फर्दर एमसीसी के साइड पे पूछता है कि आप काउंसलिंग में फर्दर आगे जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे नो कर दें। अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाइड हैं या आप कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है या क्या मुझे यही कॉलेज ले लेना चाहिए, अगर आप कंफ्यूजन की आपके पास कोई स्थिति है, ठीक है, आप श्योर नहीं है कि मुझे ये कॉलेज इससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है या मुझे यही सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, सबसे सेफ ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लें, आप कॉलेज ज्वाइन कर लें और एमसीसी की वेबसाइट पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप फर्दर काउंसलिंग में आगे जाना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दें, ठीक है। इसके लिए आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप फर्दर सेकंड राउंड में आगे जा सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड में अगर आपको कोई और कॉलेज मिल गया, इससे बेटर कॉलेज मिल गया, तो आप वहां जाके एडमिशन लेंगे और ये कॉलेज छोड़ देंगे। अगर नहीं मिला मान लीजिए सेकंड राउंड में आपको कोई और कॉलेज, तो आपका ये कॉलेज सेफ रहेगा, फाइन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि आपको जो कॉलेज मिला आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो राउंड 1 होता है, राउंड 1 ऑफ एमसीसी होता है, ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। फ्री एग्जिट मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला आप वहां पे बिना एडमिशन लिए विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपने रिफंडेबल फीस जमा की है वो भी आपकी फोरफिट नहीं होगी, मतलब वो मनी आपके पास सेफ रहेगी अभी तक। सिर्फ फर्स्ट राउंड में ऐसा होता है, तो आप फ्री एग्जिट मार सकते हैं, ठीक है। आपने फ्री एग्जिट ले लिया और आप आगे सेकंड राउंड में फिर से अपीयर किए, ठीक है, अपीयर फॉर नेक्स्ट राउंड, और वहां पे अगर आपको कोई अच्छी सीट मिली तो आपने उसको ले लिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहां पे, ठीक है, आप मान लो यहां पे आपने फ्री एग्जिट ले लिया पहली बार,
फिर सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको अगेन कोई सीट अलॉट हो जाता है और उसमें आपने चाहा कि अब मुझे ये भी कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे ये कॉलेज नहीं लेना था, या गलती से आपने चॉइस फिलिंग कोई गलती कर दी, कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया तमिलनाडु में, आप मान लो नॉर्थ के हो एंड आपको साउथ में नहीं जाना था, ठीक है, आपकी प्रेफरेंस में नहीं था वो चीज एंड आपने गलती से कॉलेज सेलेक्ट कर लिया था और वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आप इस समय अगर आप एग्जिट लोगे तो पहली बात उसको फ्री एग्जिट नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एग्जिट होगा और आपकी जो सिक्योरिटी मनी, जो रिफंडेबल फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। रिफंडेबल फीस जो है वो फोरफिट हो जाएगी, वो वापस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा वाला जो सीन है कि आप श्योर नहीं थे, ठीक है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फर्दर आप काउंसलिंग में आगे गए, सेकंड राउंड के बाद मान लीजिए आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप पुराने कॉलेज में जाएंगे, वहां से आप एनओसी लेंगे, वहां पे अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे एंड नए कॉलेज में जाके दोबारा से एडमिशन लेंगे, ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, दोबारा से फिर से फीस जमा करेंगे आप नए कॉलेज में, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होगा कि आपने सेकंड राउंड में आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपका पहले वाले से भी खराब है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में भी आपको उसी कॉलेज में आके एडमिशन लेना पड़ेगा जो आपको नया वाला कॉलेज अलॉट होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपग्रेडेशन के लिए जाएं, जब भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, आपने एडमिशन ले लिया है और अब आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है बच्चों कि आपने जो दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है वो बहुत सही चॉइस फिलिंग करनी है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर वहां पे आपको सीट अलॉट हो जाती है दोबारा से एंड वो कॉलेज अगर आपके पसंद का नहीं हुआ या आपके प्रेफरेंस का नहीं हुआ तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अगर आप उस समय फिर कॉलेज छोड़ेंगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी मनी आपकी फोरफिट हो जाएगी। तो ये है काउंसलिंग में जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, चॉइस फिलिंग को नहीं समझते हैं ढंग से, प्रेफरेंस ऑर्डर को नहीं समझते हैं और इस तरह से गलतियों में फंस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडमिशन के लिए। आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, सबके पास है। नीट का स्कोर कार्ड या रिजल्ट, ठीक है, आ चुका है, उसको डाउनलोड करके उसकी और कॉपीज करा के रख लेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट के आप कम से कम 5 कॉपीज रख लेंगे, ठीक है, 3 कॉपीज तो चाहिए ही होती हैं, बाकी आप फर्दर 2 एक्स्ट्रा कॉपीज रखेंगे तो अच्छा ही होगा। नीट का आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो फॉर्म भरते टाइम पे मिलता है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर या जिसको बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जो एमसीसी की वेबसाइट पे आएगा, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसके लिए। फिर इसके जो आपने पेमेंट की एमसीसी की वेबसाइट पे, उसकी फी रिसिप्ट आपको ले जानी होगी, वो भी आपको वेबसाइट पे जनरेट करके मिलता है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका प्रिंट निकाल लेंगे। क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, 12th का सर्टिफिकेट जिसको हम पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ओके। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इन कैंडिडेट्स के लिए, और ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, जिन बच्चों ने भी गैप लिया है, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए उनका 12th क्लास जो कंप्लीट हुआ था 2019 में हुआ था और वो नीट में एडमिशन, नीट के काउंसलिंग तो 2021 पे ले रहे हैं, तो 2 साल का उनका जो गैप आया उनके एकेडमिक कैरियर में, उसके लिए उनको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। बच्चों ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको एक पास के आप किसी भी लॉयर के पास जाओगे 100, 200, 300 रुपए वो लेगा आपसे और आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवा के देगा। हर जगह नहीं मांगा जाता, कुछ इंस्टीट्यूट में गैप सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, तो अगर आप बनवा के रख लोगे, ठीक है, नॉमिनल फीस देनी होती है, गैप सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है, तो आप बनवा के रख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आधार कार्ड आप सबके पास होगा, आधार कार्ड में अगर कोई करेक्शन है तो आप अभी करवा लोगे, ओके। एंड फोटोज, ठीक है, अब 40 फोटोज आप लेके चलो, ठीक। तो बच्चों ये थी काउंसलिंग की सारी डिटेल्स, ठीक है। मेन आपकी स्टेप्स यही है, रजिस्ट्रेशन होता है, फी पेमेंट होती है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होती है और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या है, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग की, ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग। आपकी जो स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग,
वो जैसा आपके मैंने बता दिया है कि वो साथ में ही प्रोसीड करती है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ, ठीक है। जैसे आपका जो चॉइस फिलिंग का वो सारी चीजें हैं वो स्टेट में सेम होती हैं, स्टेट काउंसलिंग में अंतर क्या पड़ता है, कुछ कैटेगरीज अलग आती है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक नई कैटेगरी होती है, कहीं फ्रीडम फाइटर होता है, कहीं डिफेंस कोटा होता है, कहीं पे बॉर्डर एरिया वाले बच्चों का कोटा होता है, मतलब अलग अलग तरह के कोटाज आ जाते हैं आपकी स्टेट काउंसलिंग में। इसके अलावा क्या होता है, सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल फीस, नॉन रिफंडेबल फीस जिसकी हम बात करते हैं उसका फर्क पड़ता है, ठीक है, फीस का फर्क पड़ता है। सीट्स जो होती है स्टेट काउंसलिंग में वो 85% सीट्स ऑफ ऑल स्टेट कॉलेजेस, ये सीट्स होती हैं फर्स्ट राउंड में। इसके अलावा जब सेकंड राउंड होता है काउंसलिंग का, जब स्टेट की काउंसलिंग का सेकंड राउंड होता है तो इन सीट्स में जो सीट्स फिल हो जाती हैं, रिमेनिंग सीट्स जो सीट्स बची हुई हैं वो प्लस सीट्स फ्रॉम ऑल इंडिया, ठीक है। ऑल इंडिया में जो 15% सीट्स गई रहती हैं स्टेट की, उनमें से जो सीट्स बच जाती हैं वो आती हैं, ठीक है। सीट्स रिमेनिंग फ्रॉम ऑल इंडिया। स्टेट काउंसलिंग जो है बच्चों वो आपकी मोस्टली 3 राउंड होती है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड। तो स्टेट काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देना जरूरी है क्योंकि आपके हर स्टेट के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। एमसीसी की काउंसलिंग जो है एक बेस है, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग का एमसीसी ने जो एक बेस बना दिया है किस तरीके से चॉइस फिलिंग होगी, सारा स्टेट उसी को फॉलो करता है। और ये सीक्वेंस की राउंड 1 ऑल इंडिया का, फिर राउंड 1 स्टेट का, फिर राउंड 2 ऑल इंडिया का, फिर उसके बाद राउंड 2 की जो सीट्स बची हैं ऑल इंडिया कोटा में स्टेट वाली, वो स्टेट को ट्रांसफर करने के बाद फिर होता है स्टेट का राउंड 1, राउंड 2 फिर होता है स्टेट का। ये सीक्वेंस हर जगह फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आई विश कि आपको ये सारी वीडियो, पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, हर एक चीज। ये जो सेम पीडीएफ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, नीट शास्त्र ऑफिशियल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और वहीं पे आपको कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपको आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, ओके। पेड सर्विसेज अगर आपको चाहिए काउंसलिंग में, अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो बच्चों जो आपको मोबाइल नंबर आपको जो फ्लैश कर रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे, रिवर्ट बैक करेंगे और काउंसलिंग में आपकी मदद करेंगे। आई विश कि काउंसलिंग का सारा जो प्रोसीजर है, हर एक चीज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से समझा दी होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट्स में जरूर पूछें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।